हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहले चैप्टर के नेम का मतलब समझते हैं कि यूरोप कंट्री में नेशनलिज्म की बात कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। तो पहले क्या था कि हर एक कंट्री किसी न किसी राजा के अंदर गुलामी में रहता था। राजा जैसे कहेगा वैसे कंट्री वालों को करना पड़ता था। अगर राजा कह दिया कि दो आदमी एक साथ नहीं बैठ के बात कर सकते हैं तो वो पूरे देश में फॉलो होगा कि कोई भी दो आदमी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो धीरे धीरे हर एक देश डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा, नेशनलिज्म की बात करने लगे लोग कि नहीं, सब स्टेट को एक साथ मिला के एक नेशन बनाया जाए ताकि एक करेंसी मतलब जो यहाँ की पैसा है वो दूसरे देश में भी चले। तो ऐसे करने से बहुत आसानी होगी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके बुक में पहली फिगर बनी हुई है जिसको कि फेरेडिक सोरियू एक आर्टिस्ट ने बनाया था। पिक्चर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ऊपर जो ये लोग हैं वो देवता हैं, ठीक है, गॉड है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोग जो चाहते हैं वो आप लोगों की मांगे पूरी होंगी। देखिए पर्सन बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। किस चीज की मांग कर रहे हैं कि हमारे पूरे देश को एक नेशन बना दिया जाए, यानी कि किसी से भेदभाव ना किया जाए, कौन किस कास्ट का है, कौन किस कास्ट का, इससे नहीं, मतलब सभी स्टेट को एक साथ ला करके नेशन बना दिया जाए। और धीरे धीरे देखिए नीचे जो कूड़ा कचरा की तरह गिरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मोनार्की खत्म हो रही है। यानी कि मोनार्की का मतलब ये है कि एक राजा शासन करे, यानी कि राजा के हाथ में सब कुछ हो और वहां की जनता के हाथ में कुछ भी ना हो। तो ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होकर के अब डेमोक्रेसी आएगी ताकि जनता वोट दे तब जाके राजा बने और जनता के हिसाब से राजा भी चले, ताकि जनता भी खुश रहे और राजा भी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के मेन पॉइंट से। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, ये तो आपके क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे होता है और नेशन की आइडिया कैसे आती है यूरोप में, ये यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि हम लोग 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ये, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि एज यू वुड रिमेंबर was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। पहले क्या होता था कि राजा के हाथ में सब कुछ रहता था, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हो जाता है तो देखिए कोई भी लड़ाई होती है तो उससे जरूर कोई ना कोई एक सीख मिलती है, या फिर डिसएडवांटेज या फिर एडवांटेज देखने को मिलता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था कि धीरे धीरे लोगों के हाथ में शासन आ गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद लोग खुद गवर्न करने लगे सिटी को, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आए थे, देखिए लॉ पैट्री लॉ सिटिजन के लोगों के मन में आइडिया आ गया था कि देखिए द फादरलैंड द सिटीजन, यानी कि एक राजा होगा और ये सभी लोग सिटीजन है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर इंजॉइंग इक्वल राइट, यानी कि सबको इक्वल राइट मिलेगी। एक नया फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर का बनाया गया, और स्टेट जनरल बनाया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। स्टेट जनरल का मतलब कि एक राजा होगा जिसको सब हम जो एक्टिव सिटीजन है, यानी कि जिसकी उम्र वोट देने लायक हो गई है, 18 एबव अब तो है, पहले 21 एबव था, तो जितने लोग वोट कर सकते हैं वो लोग वोट करेंगे, तब जाके कि स्टेट जनरल चूज होगा और उसको हम नेशनल असेंबली बोलेंगे, ठीक है। लोग कसम खाने लगे कि फ्रेंच की धरती की कसम, आज से हम ऐसे करेंगे वैसे रहेंगे। तो ऑस टेकन लोग शपथ लेने लगे और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया और यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, या फिर कोई भी कानून होगा पूरे सभी सिटीजन्स के लिए सेम होगा, ये नहीं कि बड़े आदमी के लिए अलग होगा छोटे आदमी के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, सारे सिस्टम एक तरह के होंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूज हटा दिए गए, कहने का मतलब कि जो किसानों से टैक्स लिए जाते थे पहले, और मतलब जो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए तो आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता था अदर स्टेट में जाने के लिए, तो ये सब सिस्टम खत्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर ला दिया गया, कहने का मतलब कि अगर आपको 1 किलो में इतना सामान मिल रही है तो दूसरे देश में आपको 1 किलो में थोड़ी कमी सामान मिलेगी, ठीक है। तो यही वहाँ के लोग हटा दिए, कहें कि नहीं 1 किलो में जितना यहाँ पे सामान मिलेगी वो हर एक देश में इतना ही मिलनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और फ्रेंच को पूरे नेशन की एक कॉमन लैंग्वेज मान ली गई कि हाँ पूरे नेशन में एक फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज या फिर कॉमन लैंग्वेज मानी जाएगी। फिर है कि जब ये सब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है तो इतने आइडिया जितना मैंने आपको बताया वो सब आइडिया हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लोग उस बातों पे विश्वास करने लगते हैं और यूनिफॉर्म सिस्टम वगैरह बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सब पहले देखिए, पहले टीवी न्यूज़ ये सब तो होता नहीं था, फोन नेट कुछ भी नहीं होता था, तो ये बात धीरे धीरे लोगों को 10-15 दिन बाद पता चलती है, ठीक है। तो जब यूरोप की स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास के लोगों को पता चलती है तो ये लोग क्या करते हैं कि इस नेशनलिज्म की बात को बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, अदर कंट्री में जा करके ये लोग नेशनलिज्म की बात पूरे अब्रॉड यानी कि देश विदेश में बताने लगते हैं कि आप लोग ऐसे रहिए, नेशनलिज्म आपके देश में आ जाएगा। जो हमने जितना भी ऊपर यहाँ पे हम लोग आइडियाज पढ़े हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम हुआ, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ, ये सब क्या है कि
नेशनलिज्म है, ठीक है, क्योंकि जब सबको एक तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा तो नेशनलिज्म की ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि स्टोरी हमने कहाँ तक पढ़ी कि सभी आर्मीज गए हैं अलग अलग देश में बातें बताने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ऐसी बातें होती हैं और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टी का राज आ जाता है, जो कि एक पर्चा दाखिल करता है, पर्चा निकालता है जिसका नाम होता है सिविल कोड ऑफ 1804। इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्टी एक पार्टी का नाम था, जैसे कि नेपोलियन एक पर्सन था, ठीक है। उसका राज पूरे देश पर चलने लगता है और वो थोड़ा ब्रांड कंपनी का था। कहने का मतलब कि वो सब पे राज करता है और एक पर्चा निकालता है जिसको नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। और उस पर्चे में कुछ अपना रूल रेगुलेशन लिखता है, ठीक है। जैसे कि अगर स्कूल में प्रिंसिपल चेंज हो जाए, सारे रूल रेगुलेशन बदल जाते हैं, उस प्रिंसिपल के हिसाब से चलने लगते हैं। पुराने वाले प्रिंसिपल की सब बातें भूल जाता है, रूल रेगुलेशन सब लोग भूल जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी होता है। नेपोलियन आता है तो कुछ अच्छा काम करता है, कुछ खराब काम करता है। तो पहले अच्छा काम देख लेते हैं, नेपोलियन अच्छा काम क्या करता है। कहता है प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ हटा दी जाएगी। कहने का मतलब कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, 3 ग्रुप होता है। पहले तो जैसे कि चर्च हो गए और फिर किसान वगैरह हो गए, तो जैसे बड़े आदमी छोटे आदमी, अरे भाई ये बड़े घर में जन्म लिए हैं तो इनकी बात ही अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब सब कुछ खत्म कर दिया गया था बाय नेपोलियन, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर द लॉ ला दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं सबको काम मिलेगा, सबको सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। और नेपोलियनिक ने क्या किया था कि जो फ्यूडल सिस्टम था, जो जमींदार वगैरह से जो टैक्स वैक्स लेते थे छोटे आदमियों से, ये सब चीजें बंद कर दिया गया। और सर्फडम मतलब बधुआ मजदूरी, कहने का मतलब बड़े बड़े जो राजा थे वो अपने खेतों में छोटे मजदूरों से जबरदस्ती काम कराया करते थे। ये सब चीजें खत्म कर दी गई, किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था। और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को नेपोलियन ने अच्छा कर दिया था। यहाँ पे लिखा है कि पीजेंट, आर्टिशियंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन को आज़ादी दे दी गई थी। किस बात के लिए? कि आपका जो मन के जैसे मन के आप कमा और खा सकते हैं। फिर उसके बाद कि स्मॉल इन स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर। देखिए वही 1 किलो वाली बात जो हमने बताई कि 1 किलो में अगर इतना सामान यहाँ पे चढ़ती है तो दूसरे देश में भी इतना ही चढ़नी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ला दिया गया वेट एंड मेजर का। उसके बाद कि अगर आप अपनी सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खत्म कर दिया गया। अब उसके बाद देखते हैं, थोड़ा खराब काम देख लेते हैं कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहती है नेपोलियन की। तो क्या करता है, टैक्स बढ़ा देता है और सेंसरशिप लागू कर देता है। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि हमारे बारे में कोई भी प्रिंट नहीं करेगा या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोएम ऐसा कुछ भी नहीं लिखी जाएगी हमारे बारे में। यानी कहने का मतलब पूरा मिला के नेपोलियन को ये बात एकदम बेकार लगती थी अगर कोई इसकी बुराई करे तब। तो ये कहता था कि सेंसरशिप लगा दिया कि आज से हमारे बारे में कोई भी कुछ गलत नहीं बोलेगा, कुछ भी गलत कोई प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। और जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगा। तो ये सब चीजें गलत थी, ठीक है। अगर किसी का मन नहीं है तो आर्मी में आप क्यों भर्ती करोगे? तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी गलत पॉइंट भी थी। अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आई, कौन पर्सन था जो हिम्मत रखा कि बात नेपोलियन की करने लगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब एग्जाम्पल आप लोग रीड कर लीजिएगा कि इस देश में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। पूरा मिला के यही बताया गया है आपको कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग पैसा चलता था, ठीक है। आपकी करेंसी दूसरे स्टेट में काम नहीं करेगी और आप अगर दूसरे स्टेट में अपनी भाषा बोलते हैं तो कोई आपकी बातें समझ नहीं पाएगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब देखिए अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। तो अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एकदम बड़े पद के आदमी, जैसे कि जो महाराजा के घर में पहले से ही पैदा हुए हैं, बहुत थोड़े बड़े थे, ठीक है। और अपने से बराबर लोगों के से शादी करते थे। जैसे कि अगर लड़का राजा है तो लड़की भी राजा के ही घर की होनी चाहिए, वो किसान से शादी नहीं कर सकते। और न्यू मिडिल क्लास का मतलब ये होता है कि मिडिल क्लास के अंदर मिडिल फैमिली वाले आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेशन, बिजनेसमैन, ये सब आदमी रहते थे जिन्हें कमाने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी और वो देश के बारे में, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते थे। देखिए आप समझ सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है तो वो अपने बारे में ही सोचेगा कि मैं और अमीर कैसे हो जाऊं, और जो बहुत गरीब है वो तो पहले रात की रोटी का व्यवस्था करेगा ना, देश के बारे में सोच नहीं पाएगा। तो जो मिडिल क्लास वाले थे, जिनको कि खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो देश के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते थे, ऐसे आदमी क्या किए, देश के लिए आगे बढ़े। तो लाइन टू लाइन देख लेते हैं कि हाई सोसाइटी कहने का मतलब एरिस्टोक्रेसी की बात की गई है कि लोग थोड़े बड़े किस्म के आदमी थे। और फिर इनकी जो टाइप्स ऑफ मैरिज होती थी, कहने का मतलब बराबरी की शादी होती थी, और ये लोग थोड़ा पावरफुल थे। और
बहुत कम नंबर में प्रेजेंट रहते थे। कहने का मतलब बड़े आदमी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने लोग भी थे वो लोग अपने बराबर के लोगों से शादी करते थे। बात आई पीजेंट्री, यानी किसान लोग थे, वो छोटे छोटे ऑनर्स थे। कहने का मतलब उनके पास छोटी सी जमीन थी, या तो किसी की जमीन में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो उनसे देश को आगे बढ़ाने की बात आप करेंगे तो उन्हें बेकार लगेगी, क्योंकि उनके पास खुद ही खाने पीने के लिए कम है, और आप देश के लिए उनको कुछ करने के लिए कहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काम सिर्फ मिडिल क्लास वाले करते हैं कि देश को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो मिडिल क्लास में आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बिजनेसमैन होंगे, प्रोफेशंस होंगे, जैसे कि जैसे कि डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, ये सब मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, तो देश के बारे में सोचते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ी पॉइंट याद रखनी है कि जो भी लड़ाई करेगा, अगर कोई भी डेमोक्रेसी या नेशनलिज्म के लिए लड़ाई करेगा, तो वो आपके मिडिल क्लास वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के पास, मिडिल क्लास वाले थोड़ा फ्री रहते हैं, बाकी गरीब तो खाने में मगन रहते हैं और अमीर तो इकट्ठा करने में मगन रहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी लिबरल और नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लिबरल और नेशनलिज्म दोनों मिडिल क्लास ही हैं, क्योंकि यही नेशनलिज्म की बात करते हैं कि हमारे देश में कैसे नेशनलिज्म आएगा, या फिर पूरा स्टेट कैसे इकट्ठा होकर के एक नेशन बनाएगा। तो ये सब बात सिर्फ एक मिडिल क्लास करती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो देख लेते हैं लिबरल कहाँ से आया। लिबरलिज्म वर्ड आपके लैटिन वर्ड एक लीबर वर्ड से आया, जिसका लीबर का मतलब होता है फ्री। तो देखिए, छोटे बच्चे के लिए फ्री क्या होता है, वो चाहे तो दूसरे के घर में जा सके, घुस सके। जैसे छोटा बच्चा किसी घर में घुस जाता है, कोई नहीं डांटता है, क्योंकि वो फ्री है। तो और जॉब वाले पर्सन यही सोचते हैं कि आज जॉब की छुट्टी हो जाए, आज मैं घर पे रहूँ, फ्री रहूँ। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फ्री का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो मिडिल क्लास वाले क्या चाहते हैं कि हर एक बंदा फ्री हो, कोई किसी की गुलामी में काम ना करे, और सब लोग इक्वलिटी, सबको, कोई भी अगर नियम कानून बनाया जा रहा है वो सबके लिए हो, बड़े आदमी छोटे आदमी के लिए अलग अलग ना हो। पॉलिटिकली बेस पे अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास वाले सोचते थे कि जो भी गवर्नमेंट बने वो सबकी सहमति से बने। ठीक है, सबके कंसेंट से बने, यानी कि सबके सहमति रजामंदी के साथ बने। ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट बन जाए, आधे लोग खुश रहें, आधे लोग नाराज रहें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे, और ये लोग ये भी चाहते थे कि राइट टू वोट सबको मिल जाएगा। सोशल की बात करें, सोशली इनका मेन मुद्दा ये था, मिडिल क्लास वाले चाहते थे कि सबको यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि सबको राइट टू वोट मिले। इकोनॉमिक बेस पे देखा जाए, यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक स्फेयर पे देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट में फ्रीडम हो, कि हम अपनी सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जा सके, हमें कोई भी भाड़ा किराया न देना पड़े। कहने का मतलब कि पहले क्या होता था कि अगर आप अपनी, मान लीजिए कुछ सामान है यहाँ पे, अगर दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, तो आपको जितने भी बैरियर्स पड़ेंगे, आपको उतने जगह आपको टैक्स पे करना रहेगा। तो ये सब चीज़ें हटाने की लोग मांग कर रहे थे। अब देखिए, ऐसे थोड़ी जरूरी थोड़ी ना है कि इनके जो आइडियाज़ वो सबको पसंद दिया है, तो लड़ाई का भी माहौल चल रहा था। अगर हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी करेंसी होगी तो प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन में होती है। तो वही पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि अगर हमबर्ग से न्यूरमबर्ग तक अगर आप कोई भी अपनी सामान लेकर के जा रहे हैं, तो आपके उतने बीच की दूरी में 11 कस्टम बैरियर्स पड़ेंगे, 11 आपके बैरियर्स पड़ेंगे। और अब जितना सामान लिए हैं, मान लीजिए आपकी सामान 100 रुपए की है, तो 100 रुपए का 5% आपको देना पड़ेगा एक बैरियर पे। बताइए, अगर सामान 100 रुपए की है, आप एक बैरियर पे 5% देना, तो आपकी सामान आगे चल के आपके सामान का दाम भी बढ़ेगा, क्योंकि आप इतना अगर पैसा पे करें तो आप घाटा थोड़ी नहीं सोएंगे। तो इसलिए आपकी सामान अगर 100 रुपए की 11 कस्टम बैरियर से पार होते होते आपकी सामान 171 रुपए की हो जा रही है, यानी कि कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी वहां पे। ठीक है, तो यही सब लिबरलिज्म या फिर मिडिल क्लास यही चाहती थी कि ये सब चीजें हट जाए। इली क्या है, टेक्सटाइल, जैसे कि हम लोग मीटर में कपड़ा नापते हैं, तो पहले क्या होता था, इली में कपड़ा नापा जाता था। ठीक है, टेक्सटाइल मटेरियल को मेजर करने का है। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर नहीं था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अगर आप 1 इली कपड़ा ले रहे हैं, तो आपको इसमें 54.7 सेंटीमीटर का ही कपड़ा मिलेगा फ्रैंकफर्ट में, और मैन सिटी में जाएंगे तो आपको 55.1 सेंटीमीटर मिलेगा 1 इली में। न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर 1 इली में मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिटी थे देश में। ठीक है, अब जोल्वेरिन क्या है, एक कस्टम यूनियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया, जोल्वेरिन बनाया गया। इसमें क्या किया गया कि सभी कस्टम बैरियर्स को हटा दिया गया, यानी कि आप अपनी सामान लेके जा रहे हैं तो खुलेआम लेके जाइए, कितने भी बैरियर्स पड़े आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है कि कस्टम यूनियन या फिर जोल्वेरिन में क्या क्या काम किए गए थे, तो आप पहले लिखोगे कि बैरियर्स को हटाया गया था, और टोटल 30 करेंसी हुआ करती थी, तो उसको काट करके 2 किया गया, यानी कि 2 किया गया। इसका मतलब कि बस सिर्फ पूरे देश में 2 करेंसी चलेंगी, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग पैसा चले, अलग अलग नोट चले, ये गलत बात है। ठीक है, तो
यहाँ पे लिखा गया करेंसी फ्रॉम ओवर 30 टू 2, यानी कि 30 से लेकर के 2 करेंसी कर दी गई, बाकी सब हटा दी गई, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ रेलवे को अच्छा किया गया, क्रिएट किया गया। नेशनल यूनिफिकेशन की बात तो चली रही थी, ये सब चीजें आगे बढ़ाई गई। अब कंजर्वेटिव्स की बात आती है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। 1815 में क्या होता है कि नेपोलियन हार गया रहता है, जो हमने नेपोलियन को जो ब्रांड कंपनी का माना था वो हार जाता है, ठीक है। न्यू कंजर्वेटिज्म का जन्म होता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि एज ए पर्सन, अच्छा पहले ऐसे देखते हैं कि नेपोलियन हार जाता है, ठीक है, डिफीट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो यूरोप की जो गवर्नमेंट होती है वो कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ जाती है। कंजर्वेटिव्स कौन थे? जो कि पुराने जमाने के लोग थे, पुराने, जैसे कि वो लोग चाहते थे एक राजा और सबके ऊपर शासन करे, और धर्म के नाम पे, जैसे कि बड़े घर में जो पैदा हो उसकी बात छोटे घर वाले माने, और चर्च ऊपर हो, सोशल हायरार्कीज हो, प्रॉपर्टी हो, और फिर कुछ गरीब रहे कुछ अमीर रहे, मतलब इन सब चीजों में लोग विश्वास करते थे, ठीक है। कौन? कंजर्वेटिज्म। तो याद करिएगा कंजर्वेटिज्म क्या है, जो कि पुराने चीजों पे विश्वास करते थे। नेपोलियन क्या किया था, कुछ कुछ काम अच्छा भी किया था, जैसे कि बधुआ मजदूरी वगैरह हटा दिया था, लेकिन ये जो कंजर्वेटिज्म थे वो चाहते थे कि पुराने जमाने में ही हम लोग रहें और नया कुछ इसमें इंक्लूड ना हो। तो देखिए राजा को, जो नेपोलियन था उसको हराने वाले कंट्री कौन थे? BRAAP, इसका मतलब कि ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया मिलकर के नेपोलियन बोनापार्टी को हटा दिए। नेपोलियन बोनापार्टी, इसको हराने वाले देश क्या है? प्रैब कंट्री से आप याद कर लो कि प्रैब कंट्री मिलकर के नेपोलियन को हरा दी थी। तो प्रैब क्या है? सॉरी ये बी है। प्रैब क्या है? प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ठीक है। तो प्रैब कंट्री मिलकर के हरा दी थी। वैसे आप अगर नाम याद करोगे भूलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए प्रैब कंट्री से आप याद कर लो कि नेपोलियन को हराने वाली यही कंट्रीज थी। अब देखिए ये जो कंट्री थी वो तो जीत गई, ठीक है। इसका जो हेड था, ठीक है, प्रैब कंट्री का जो हेड था वो ऑस्ट्रियन चांसलर यानी कि ड्यूक मैटरनिच था, ठीक है। ड्यूक मैटरनिच नाम है। उसके बाद क्या करते हैं, कंट्री ये जो पार्टी रहती है वो जीत गई रहती है, तो एक पर्चा निकालती है जिसका नाम रहता है ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, इसमें क्या होता है कि पुराने जमाने वाले जितनी भी चीज रहते हैं सबको फिर से ला दिए जाते हैं। जैसे कि बर्बन डायनेस्टी होता है, जो पहले राजा को खत्म करके डेमोक्रेसी लाने की बात चल रही थी, फिर से लोग राजा को ला देते हैं और सबके, ठीक है। तो जैसे कि राजा आगे अब सबको अपने कंट्रोल में किया रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग फ्रेंच के अगल बगल एक बाउंड्री बना देते हैं कि फ्रेंच, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंच है तो अगल बगल यहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं। कहने का मतलब कि इससे बाहर आप लोग मत जाइएगा वरना हम लोग हार जाएंगे, ऐसे लोग प्लानिंग कर लेते हैं आपस में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि रसिया वॉज गिवन पार्ट, जैसे कि जो पूरा ये रहता है नेपोलियन का जितना भी क्षेत्र रहता है उसको लोग बांट लेते हैं। जैसे रसिया है पोलैंड में चला जाता है, प्रसिया को सेक्सनी का पार्ट बना दिया जाता है, ऐसे कर करके पूरा यूरोप को लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। और कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, ये लोग यही विश्वास करते हैं कि पहले बड़े आदमी छोटे आदमी, फिर एकदम छोटे आदमी को सताया जाए। जो भी आप नेगेटिव पॉइंट्स ले लो, पहले जितना भी काम होता था सब कंजर्वेटिज्म चाहते थे, ठीक है। अब कंजर्वेटिज्म मान लीजिए कि मोनार्की चाह रहे हैं कि राजा और सबके पे रूल करे, और जो हमारे ये मिडिल क्लास वाले डेमोक्रेसी चाह रहे हैं कि राजा सबके सहमति के साथ बने, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी सही है, देखिए कि डेमोक्रेसी अगर बन जा रही है तो सबके मन से राजा काम करेगा, तो इस बात सही है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म क्या है कि जो न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग, ये सब चीज़ों, ये लोग चाहते थे कि कोई भी लिबर्टी और फ्रीडम के नाम पर कोई भी न्यूज़पेपर न छापा जाए, कोई भी गाना न बजाया जाए, उसके लोग खिलाफ होते थे कंजर्वेटिज्म। अब देखिए क्या लड़ाई नहीं होगी? लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि ये लोग तो चाह रहे हैं पुराने जमाने वाली बात, बट लिबरल्स क्या चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी आ जाए, जो भी राजा बने वो सबकी सहमति के साथ बने। तो रिवॉल्यूशनरीज अब आ जाते हैं। रिवॉल्यूशनरीज का मतलब मिडिल क्लास वाले लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं भैया हम कंजर्वेटिज्म की बात नहीं मानेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है कि हमने देख लिया कि जो प्रैब कंट्री थी वो मना कर दी थी, कोई भी 2-3 लोग इकट्ठा होकर के बात नहीं कर सकते हैं, कोई भी पेपर में कोई भी न्यूज़ नहीं छप सकती है। तो इसीलिए क्या ये लोग करने लगे, जो मिडिल क्लास वाले थे वो सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे, यानी कि छुप छुप के लोग बातें करने लगे और नेशनलिज्म की बात पूरे देश में फैलाने लगे। छुप छुप के लोग क्या बातें करते थे? लिबर्टी और फ्रीडम की बात करते थे, ठीक है। अब एक जूसेपी मजीनी एक पर्सन है, बहुत फेमस नाम है, जैसे कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, जिनका जो पैदा हुए थे जिनोवा में 1807 में। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, और सीक्रेट सोसाइटी 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, ठीक है। एक यंग इटली इन मर्साइल था और एक यंग इटली बर्नी। इन दोनों कंट्री में इन्होंने क्या बनाया था? सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। और उसमें ये लोग क्या बातें करते थे कि हम लोग कैसे लिबरल या फिर सबको फ्री कर दिया जाए, फ्रीडम ला दिया जाए देश में, और नेशनलिज्म की बात ये चाहते थे।
उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे यूनिफिकेशन की बात चलती रहती है और सीक्रेट सोसाइटी व बहुत जगह सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। तो और फिर क्या होता है, जो ड्यूक मैटरनिच होते हैं ना, मैटरनिच जो हमने बताया कि ट्रीटी ऑफ वियना के हेड थे, इन्होंने क्या कहा कि जूसेपी मजेनी सबसे बड़े इनमी हैं कंजर्वेटिज्म के। ठीक है, कंजर्वेटिज्म पुराने जमाने की बात करते थे, लेकिन जूसेपी मजेनी को नए जमाने की बात पसंद थी। इसका मतलब कि वो डेमोक्रेसी चाहते थे। अब देखिए लड़ाई तो होगी, हमने बता दिया कंजर्वेटिज्म है, यहाँ पे मिडिल क्लास वाले हैं, तो मिडिल क्लास वाले वो डेमोक्रेसी चाह रहे हैं और ये मोनार्की चाह रहे हैं, तो लड़ाई तो आपस में होगी, दोनों लोग आपस में वार करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट के लिए कि लास्ट में डेमोक्रेसी ही आती है। जैसे कि हमारे इंडिया में अब हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को चूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई नहीं कहता है कि नहीं वो गवर्नमेंट खराब है अच्छी, भाई आपने ही तो चूज किया, जनता ही तो चूज की है, तो फिर इसमें खराब अच्छा क्या। उसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो अब देखिए द एज ऑफ रिवॉल्यूशन हेडिंग से ही लग रहा है कि 1830 से 1848 तक बस लड़ाई चलेगी आपकी, कुछ भी नहीं, बस लड़ाई चलेगी। ठीक है, तो लड़ाई चल के जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो आपका यही आता है, सभी लोग यूनिफाई हो जाते हैं, यानी कि एक हो जाते हैं और कंट्री जीत जाती है। ठीक है, और मोनार्की खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है। तो इसमें हम लोग इस रिवॉल्यूशन में पहला रिवॉल्यूशन देखते हैं कि जुलाई रेवोल्यूशन। ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से आप लोग याद कर लीजिए कि फ्रांस में 1830 के टाइम पे जुलाई में क्या हुआ था कि रिवॉल्यूशन हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, उसको हटा दिया गया था, क्योंकि कंजर्वेटिव क्या किए थे, राजा को चाहते थे। हमने आपको बताया कि पुराने जमाने के थे, पुरानी सोच वाले थे, जमाने के नहीं पुरानी सोच वाले थे, तो वो राजा को क्या किए थे, फिर से गद्दी पे बैठा दिए थे। तो ये लोग जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज यानी कि मिडिल क्लास वाले, उसको हटा दिए राजा को, और लुइस फिलिपी को फिर से नया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन जो मोनार्की यानी जो राजा रहेगा वो सिर्फ नाम मात्र का रहेगा। तो मिडिल क्लास वाले यही चाहते थे कि जहां भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चले। और मेटरनिच ने एक लाइन बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हेन फ्रेंच स्नीच द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस वाले छींकते हैं तो अदर यूरोप के सभी स्टेट्स को जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब कि जब फ्रेंच छींकता है और सभी को जुकाम होने का मतलब ये है कि जो काम फ्रेंच करता है वही कहीं ना कहीं सब लोग करते हैं। फ्रेंच को इंडिपेंडेंस की भूख लगी थी, सब लोग आजाद होना चाहने लगे। ठीक है, जुलाई रिवॉल्यूशन में एक और काम हुआ कि बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से हटा दिया गया। तो आपको याद क्या करना है कि जुलाई रिवॉल्यूशन में 3 काम हुए थे। एक तो राजा को पहले उसकी गद्दी से हटाया गया, दूसरा काम ये हुआ कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना करके वहां के राजा को लुइस फिलिपी को बनाया गया, और थर्ड है कि बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से हटा दिया गया। ठीक है, आप लोग इतना जान चुके ना, ये तीनों पॉइंट्स आप लोग दिमाग में फिट करिएगा। अब एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए दूसरा रिवॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रीक वाले रहते हैं, ठीक है, जो ग्रीस रहते हैं वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर यानी अंडर रहते हैं। 15वीं सेंचुरी के टाइम पे ये लोग दूसरे के गुलामी में रहते हैं, ऑटोमन एम्पायर के। इन लोगों को भी अब फ्रांस का देखा देखी, इन लोगों को भी अब क्या होने लगा है, इन लोगों के भी मन में कहीं ना कहीं आज़ादी की भूख आ गई है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग रिवॉल्यूशन करते हैं और वेस्ट यूरोपियन जो होते हैं, वेस्ट साइड के जो यूरोपियन होते हैं, वे इनका साथ देते हैं। तो 1821 के टाइम पे ये लोग स्ट्रगल करते हैं आज़ादी पाने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि वेस्ट यूरोपियन जितने भी स्टेट रहते हैं वो इन लोग का साथ देने लगते हैं, पोएट आर्टिस्ट सब लोग साथ देते हैं। ठीक है, ताकि ग्रीक वाले क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। फिर पोएट आर्टिस्ट, देखिए पोएट आर्टिस्ट का बहुत मेन रोल होता है। अगर आप पोएम पढ़ रहे हैं, अगर उसमें खराब बातें लिखी हैं तो आपके मन में भी खराब बातें कहीं ना कहीं विकसित होने लगेंगी। तो इसलिए पोएट आर्टिस्ट भी इन लोग का साथ दे रहे थे कि ये लोग, और इंग्लिश पोएट एक लॉर्ड बायरन थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, इसको याद रखिएगा कि ये इंग्लिश पोएट थे और ये फीवर में 1824 में मर गए। उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में, यानी एक पर्चा का नाम है, ये एक पर्चा दाखिल होता है निकलता है, और इसमें क्या होता है कि ग्रीक को इंडिपेंडेंस नेशन घोषित कर दिया जाता है, यानी कि ग्रीक वाले जो होते हैं। तो अगर कोई पूछता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, तो आपको बस यही बताना है कि देखिए ये एक कागज था, जब कागज निकलता है तो उसी में ये घोषित किया जाता है कि ग्रीक जो है आज से वो इंडिपेंडेंस नेशन बन गया। उसके बाद रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग की बात करते हैं। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, इसमें यह है कि कहीं ना कहीं कल्चर भी एक रोल प्ले करता है नेशन की आइडिया को बिखराने में या फिर क्रिएट करने में। ठीक है, हमने बताया कि पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक, अगर आप भक्ति गाना सुनते हो तो आपके मन में भी भक्ति की कहीं ना कहीं मतलब भक्ति का भी आपके अंदर थोड़ा भाव होगा, जागरूक होगा। ठीक है, अगर आप देशभक्ति गाना सुनते हैं तो आपको देश के लिए बातें याद आती हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखाया जा रहा है कि रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग लाने के लिए ये सब गाना सुनना, भक्ति, ये सब भी जरूरी है। रोमांटिज्म क्या है, रोमांटिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि नेशनल सेंटिमेंट को आगे बढ़ाता है। कहने का मतलब कि रोमांटिज्म ये है कि आपके अंदर देश भावना जागेगी। ठीक है,
आपके अंदर अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएंगी देश के लिए, आप भी सोचेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करें। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि ये एक बहुत अच्छा नाम है, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम जॉन गॉटफ्राइड हर्डर था, और इन्होंने क्या किया था, दास वॉक में बिलीव करते थे। दास वॉक क्या होता है, कॉमन पीपल में। इनके कहने का मतलब ये था कि अगर कॉमन पीपल अगर चाहेंगे तो हमारा देश आजाद हो जाएगा। सही बात है, अगर कॉमन पीपल की ही अगर थिंकिंग गलत हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पोएट हुआ फिलोसफर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कहते थे कि इन कॉमन पीपल में बिलीव रखते थे, और कॉमन पीपल को दास वॉक कहा जाता था। अब देखिए, ये कहते थे कि कॉमन पीपल के अंदर नेशनलिज्म की बातें मतलब कि आ सकती हैं। क्यों? फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस अगर आप देख रहे हैं तो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, वॉकजिस्ट ये क्या करते थे। कहने का मतलब वॉकजिस्ट जहाँ पे भी वर्ड आए तो आप यही समझेंगे कि फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री और फोक डांस से यहाँ पे मतलब है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि अब थोड़ा पोलैंड की बात देख लेते हैं। कहने का मतलब कि जैसे देखिए, जब फ्रेंच में कुछ भी होता है तो अलग अलग देशों में भी मतलब वो भाव जागने लगता है, तो ये आपको पता ही है। अब देखिए, इधर देखिए, पहले फ्रेंच वाले अपना आज़ादी चाह रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग इधर देखें, उसके बाद अब ये देखिए पोलैंड के केस में देखते हैं, केस ऑफ पोलैंड देखते हैं कि पोलैंड वाले क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। किससे? उनके ऊपर किनका कब्जा था, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया वाले पोलैंड को कब्जा कर लिए थे। और रसिया वाले क्या कर रहे थे कि अपनी जो लैंग्वेज थी वो पूरे पोलिश वालों को मना कर दिए थे कि आप लोग पोलिश लैंग्वेज बोलना बंद करिए, और वहाँ पे रसियन लैंग्वेज इम्पोज कर दिए कि हर जगह रसियन लैंग्वेज बोली जाएगी आज से। यानी कि पोलिश वाले पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हर जगह रसियन लैंग्वेज चलेगी, क्योंकि ये लोग का ग्रेट पावर इन लोगों के हाथ में था। थोड़ा ये लोग मजबूत पड़ जाते थे पोलैंड वाले से, तो ये लोग क्या करते थे, पोलैंड वाले को सताते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो पोलैंड वाले थे वो अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़े। जब कोई भी मीटिंग होती थी, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना होता था, तो ये लोग क्या करते थे, अपने पोलिश लैंग्वेज का यूज करते थे, यानी कि रसियन लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे। लेकिन ये रसियन वाले क्या कहें कि अगर कोई भी पोलिश लैंग्वेज बोलेगा तो उसको जेल में रख दिया जाएगा या फिर साइबेरिया में भेज दिया जाएगा। यानी कि जो भी पोलैंड के लोग अगर अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं रसियन को छोड़ करके, तो उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। ऐसा कौन कहा? रसियन वाले कहें। ठीक है, उसके बाद है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। देखिए, जब लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं तो देश में भूखपन भी होगा, और फिर लोगों के रिवॉल्ट्स अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं खाने की कमी भी होगी, क्योंकि लोग लड़ाई में बिजी हो जाते हैं तो अपने खाने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि देश में गरीबी बढ़ रही है और लोग भूखे भूखे मर रहे हैं, और छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सिटी की तरफ घूम रहे हैं, सिटी की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं ताकि उन्हें कोई नौकरी मिल जाए खाने पीने कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लुइस फिलिप्पी जो होते हैं वो अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि देखिए देश में खाने की कमी है। अब सभी लोग जितने भी सिटीजन रहेंगे वो कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ करके, अपना घर छोड़ के हमारे महल के पास आके लोग धरना देंगे कि हमें खाने के लिए कुछ दो। इसलिए लुइस फिलिप्पी उस टाइम के राजा थे और ये अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं ताकि बेइज्जती से बचने के लिए और रिवॉल्ट से बचने के लिए। जब ये भाग जाते हैं तो वहाँ के लोगों को मौका मिल जाता है, और लोग अनाउंस कर देते हैं कि आज से जो फ्रांस है वो रिपब्लिक कंट्री बन गया, और 21 से एबव पर्सन सभी लोग वोट देंगे, चाहे वो भले प्रॉपर्टी हो या ना हो। उसके बाद राइट टू वर्क सबको मिल जाता है, नेशनल वर्कशॉप खोली जाती है ताकि सबको नौकरी दे दी जाए। अब देखिए, थोड़ा सा सिलेसिया का वो रिवॉल्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, हमने आपको बताया कि फ्रेंच के बाद हर एक देश कहीं ना कहीं अपने लिए अपना इंडिपेंडेंस होने के लिए सोचेगा। सिलेसिया क्या होता है कि वीवर के अगेंस्ट क्या करता है कि लड़ाई करता है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो इनको पैसा सही से नहीं देते हैं। वीवर्स क्या होते हैं, जो वही बुनकर होते हैं ना, अपना काम करते हैं, उनको सही से कॉन्ट्रैक्टर वाले पैसा नहीं देते हैं। और क्या बोलते हैं, विलियम वॉल्फ, ये एक जर्नलिस्ट थे, यानी कि अखबारों में चीज़ों को छापते वगैरह थे। तो इन्होंने बताया कि कैसे कैसे वहाँ पे लड़ाई हुई। 4 जून को 2 PM पे वीवर्स इकट्ठा हुए कॉन्ट्रैक्टर जो थे वहाँ पे, किस डिमांड को लेकर? हायर वेजेस, ताकि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि उनसे काम ज़्यादा करवाया जाता था, पैसा नहीं देते थे लोग। ठीक है, इसलिए सिलेसिया में आपको ये याद रखना है कि वीवर अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर रिवॉल्ट करते हैं, और ये क्या चाहते हैं कि हमें थोड़ा सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिले। उसके बाद इसमें होता क्या, लास्ट में इनका जो वो होता है, पूरा मिला करके क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर हुए यहाँ पे और यहाँ पे वीवर्स हुए, लड़ाई होती है, 11 वीवर्स मारे जाते हैं, क्योंकि वीवर्स देखिए कॉन्ट्रैक्टर के आगे कमजोरी पड़ जाएंगे ना, तो 11 वीवर्स मारे जाते हैं। अब रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स के रिवॉल्यूशन देख रहे हैं, तो देखिए रिवॉल्यूशन लिबरल्स स्टार्टिंग से ही जहाँ भी लड़ाई कर रहे हैं वो तो लिबरल्स ही कर रहे हैं, यानी कि मिडिल क्लास वाले ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये बात बताई गई है कि
अब सब कुछ यूनिफाई हो चुका था, मतलब हर एक स्टेट आपस में यूनिफाई हो चुके थे, लेकिन जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियंस ये लोग क्या हुए थे, अभी भी यूनिफाई नहीं हुए थे, ये लोग आज़ाद नहीं हुए थे, यानी फिर ये लोग एक नहीं हुए थे, ये लोग अलग अलग थे। ठीक है, तो यहाँ के लिबरल्स मिडिल क्लास में, जैसे कि कहने का मतलब कि जो मिडिल क्लास में औरतें भी थी, और औरतें भी कहीं ना कहीं साथ दे रही थी देश को आज़ाद कराने में या फिर नेशन स्टेट बनाने में। और ये लोग क्या चाहते थे कि हम फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले, या फिर कुछ भी छाप सकते हैं, हम कुछ भी बातें कर सकते हैं, इस चीज़ की फ्रीडम लोग चाहते थे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहते थे। और फिर मिडिल क्लास चाहते थे कि राजा के हिसाब से नहीं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, ठीक है, और एक नेशन स्टेट बन जाए, यही मांग थी मिडिल क्लास वालों की। ओके, उसके बाद क्या होता है कि देखिए मिडिल क्लास में, जैसे कि आप लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि प्रोफेशन, बिजनेसमैन, आर्टिशंस वगैरह थे, आते थे। और इसमें क्या होता है कि इस टाइम पे जितने भी मिडिल क्लास रहते हैं वो फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा होते हैं। 18 मई 48 में ये लोग 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ले जा करके ये लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठा होते हैं, जो कि चर्च के पास होती है। और ये लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना करके वहाँ के राजा को ले जाते हैं और कहते हैं कि ये जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है आप उसे पूरे देश भर में इम्पोज कर दो। कहने का मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा। देखिए कोई भी राजा रहेगा इतनी आसानी से थोड़ी नहीं मान जाएगा। आप कहोगे भाई कल से देश में लॉकडाउन लग जाए तो क्या आपके कहने से थोड़ी नहीं लग जाएगा। इसीलिए जो वहाँ के राजा होते हैं फ्रेडरिच विलियम फोर, वो नहीं मानते हैं बात को और रिजेक्ट कर देते हैं, उनकी मांग को रिजेक्ट करते हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं चलेगी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश नहीं चलेगा। और हमने बताया कि वो लोग मिडिल क्लास वाले इसके अगेंस्ट रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है कि वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, जैसे कि औरतों का भी साथ होता है उसमें, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वाले अगर कहीं भी लड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे औरतें भी जैसे कि न्यूज़पेपर बनाती थी और फिर पॉलिटिकल मीटिंग में साथ देती थी कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकलता है लड़ाई करने पे उसको भी देखते हैं। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो औरतों को बैठाया नहीं जाता है, सिर्फ वहाँ पे ऑब्जर्वर यानी कि देखने के लिए एज अ ऑब्जर्वर गैलरी में खड़ा कर दिया जाता है। इन लोगों को कोई भी बैठने की प्लेस नहीं दी जाती है, क्योंकि सिर्फ ये लोग इसलिए क्योंकि ये लोग औरतें हैं। ठीक है, इतना बड़ा भेदभाव चलता था। अच्छा, अब देखिए कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। हमने आपको बताया कि लिबरल्स कहीं ना कहीं लड़ाई किए हैं, अगर उसका कुछ कंक्लूजन निकल के आया है। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो नहीं आ पाती है, लेकिन जो सर्वेंट बॉन्डेड लेबर जो होते हैं वो सब बंद कर दिया जाता है कि कोई भी बॉन्डेड लेबर नहीं काम करा सकता है। कहने का मतलब कि बधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है कि भाई जबरदस्ती काम कराते रहो, वेजेस भी कम दो, ऐसे काम नहीं हो पाएंगे। और लास्ट में क्या होता है कि हंगेरियंस जो होते हैं उन्हें भी अपनी ऑटोनॉमी मिल जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि रिवॉल्यूशन ऑफ अगर लिबरल्स किए हैं 1848 में, अगर रिवॉल्यूशन किए हैं लिबरल्स, तो उसका जो मेन कंक्लूजन था वो यही था कि सर्वडम और बॉन्डेड लेबर का जो सिस्टम होता है वो खत्म हो जाता है और हंगेरियंस वालों को भी अपना ऑटोनॉमी मिल जाती है। अब मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, देखिए हम लोग कुछ घंटे को देख चुके कि वो यूनिफाई हो चुके हैं। अब जर्मनी और इटली की बात करेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे एक होता है, यानी कि सब लोग अलग अलग रहते हैं ना। हमने बताया कि एक स्टेट में कई कई सिटी हैं और सब में अलग अलग करेंसी चल रही है, ऐसे ऐसे देश बिखरा हुआ है, भाषा भी अलग अलग बोली जा रही है। तो ये सब चीज़ें को एक करने के लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ा था उन लोगों को। अब जर्मनी और इटली की बात करेंगे, चैप्टर आधा पार्ट खत्म हो चुका है। अब देखते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जब पूरा स्टेट यूनिफाई हो जाता है उसके बाद ये जर्मनी नाम पड़ता है। जर्मनी के पहले इसका नाम प्रशिया था। ठीक है, तो यूनिफाई होने के बाद इसका नाम जर्मनी पड़ता है। तो यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि हर स्टेट को एक में करके एक नेशन बनाना। तो अब देखते हैं कैसे ये एक होता है। तो जो प्रशिया होता है ये क्या करता है, जंकर्स का साथ लेता है। जंकर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर्स रहते हैं, तो लैंड ओनर का साथ लेकर के, और यहाँ के जो प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑटोमान बिस्मार्क, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, इसको लर्न कीजिएगा। तो प्रशियन के आर्मी, प्रशियन के लैंड ओनर्स बड़े बड़े और यहाँ के सीएम क्या करते हैं, मिल करके ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लड़ाई करके 7 साल तक लड़ाई चलती है, 7 ईयर तक लड़ाई चलती है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में प्रशिया जीत जाता है। ठीक है, और जर्मनी बन जाता है। जर्मनी को बनने के बाद जो यहाँ के राजा बनते हैं वो बनते हैं केसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, वो भी प्रशिया के ही रहते हैं और ये डेट कब होती है, 18 जनवरी 1871। तो कहने का मतलब ये है कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है बहुत ईजी है। इजी का मतलब ये है कि यहाँ के लैंड ओनर्स का साथ लेकर के, यहाँ के सीएम का साथ लेकर के और प्रशियन आर्मी का साथ लेकर के ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लड़ाई करके लोग जर्मनी को यूनिफाई कर लेते हैं। देखिए क्योंकि जो प्रशिया का आधा पार्ट होता है वो ऑस्ट्रिया के पास होता है, कुछ पार्ट डेनमार्क के साथ होता है, कुछ पार्ट फ्रांस के साथ होता है। तो लड़ाई करके लोग अपना अपना पार्ट लेकर के एक जर्मनी बना देते हैं। 7 साल तक लड़ाई चलती रहती है। लास्ट में प्रशिया किंग बनते हैं, जिनका
जिनका नाम होता है केसर विलियम फर्स्ट, और 18 जनवरी 1871 में ये बात हो जाती है, ठीक है, यानी जर्मनी यूनिफाई हो जाता है। जर्मनी को यूनिफाई करने के बाद ये लोग पहला काम क्या करते हैं कि करेंसी को, बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि क्या क्या लोग मॉडर्नाइज करते हैं। तो पहला लोग करेंसी, बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम को ये लोग मॉडर्नाइज करते हैं, यानी कि अच्छा सिस्टम लागू करते हैं। देखिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का ये फोटो आपको दिया गया कि जर्मनी यूनिफाई होने के बाद कैसा हुआ। अब देखते हैं इटली यूनिफाइड। इटली कैसे यूनिफाइड होता है। पहले इटली क्या था, 7 स्टेट में डिवाइड था, ठीक है, यानी इटली के अंदर 7 स्टेट आते थे, इन्हीं को एक करके इटली बनाना था इन लोगों को, ठीक है। इन लोगों की यही सोच थी मिडिल क्लास वालों की। तो जैसे कि 7 स्टेट थे, हमने बताया कि इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। 7 स्टेट में था, उसमें से जैसे कि सार्डिनिया, पिडमोंट हुआ, और फिर जो नॉर्थ साइड था, मतलब जो इटली का नॉर्थ साइड था वो ऑस्ट्रियन हैम्बर्ग के अंडर में था, और जो सेंट्रल साइड था वो पोप के अंडर में था। साउथर्न रीजन जितना भी था वो स्पेन के अंडर में था। तो मतलब जितनी भी साइड्स थी इटली की वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंडर में थी। तो इन लोगों को एक करना था, ठीक है, यानी कि इन लोगों को यूनिफाई करना था। अब देखिए जोसेफी मजीनी साथ देते हैं। जोसेफी मजीनी आप एक बार और नाम सुन चुके होंगे कि इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी। नाम बनाते हैं यंग इटली, यानी कि इटली को यूनिफाई करना चाहते हैं बट वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा रहते हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये क्या करते हैं, साथ देते हैं इटली को यूनिफाई करने में, ओके। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे लोग सबका साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। जो यहाँ के सीएम होते हैं उनका नाम रहता है काउंट कैवर। ये थोड़े मतलब अच्छे बुद्धि वाले रहते हैं, ठीक है। इन्हें फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलने आती है और इटली भी उन्हें भाषा बोलने आती है। ये क्या करते हैं कि सार्डिनिया पिडमोंट के सभी किसानों को साथ लेकर के, ठीक है, और जूसेपी गारिबल्डी भी एक पर्सन थे, इन्होंने साथ दिया इनका, यानी कि काउंट कैवर यानी कि सीएम का साथ देते हैं लोग, और ये लोग मिल करके क्या करते हैं, इटली को यूनिफाई करते हैं। तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, जो इटली बन जाता है लास्ट में यूनाइट हो जाता है, उसके राजा भी विक्टर इमैनुअल सेकेंड ही बनते हैं लास्ट में। उसके बाद आपको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखनी है। ब्रिटेन में भी लोग मतलब थोड़ा यूनिफाई करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम लोग जान चुके हैं अगर फ्रेंच जो काम कर रहा है वही काम सब लोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए धीरे धीरे सभी स्टेट्स यूनिफाई हो रहे हैं, सभी कंट्री यूनिफाई हो रहे हैं। अब ब्रिटेन की बात आती है। तो ब्रिटेन देखिए पहले यूनिफाई नहीं था। तो ब्रिटेन में जैसे कि इंग्लैंड हुआ हमारा, स्कॉटलैंड हुआ, आयरलैंड हुआ, ठीक है। तो ये सब अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। कहने का मतलब कि पूरे ब्रिटेन की बात की जाए तो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, इरिश, ये सब लैंग्वेज बोली जाती थी। इन्हें क्या करना था, एक लैंग्वेज बनाना था और कंट्री को यूनिफाई करना था। तो फिर क्या होता है कि पूरे ब्रिटेन में एक इंग्लिश पार्लियामेंट बनाई जाती है, इंग्लिश भाषा ज़्यादा बोली जाती है। तो स्कॉटलैंड वाले अपनी भाषा बोलते थे, आयरलैंड वाले अपनी भाषा बोलते थे। तो ये लोग एक्ट ऑफ यूनियन एक पास किए, ठीक है, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन मतलब पास किया गया। ये एक एक्ट है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। कहने का मतलब कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड को आप साथ लेके चलिए, वरना देखिए बुक में तो ऐसे दिया हुआ है कि आयरलैंड को नीचे करके दिया हुआ है। तो बात तो एक ही होती है कि आयरलैंड की भाषा को कट करके यहाँ पे इंग्लिश भाषा इम्पोज कर दी जाती है, ताकि ब्रिटेन की भाषा इम्पोज कर दी जाती है कि यहाँ के लोग भी इंग्लिश ही यानी कि ब्रिटेन को ही फॉलो करेंगे। तो यही केस स्कॉटलैंड में भी होती है। तो आप शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं कि स्कॉटलैंड की भाषा को हटा करके आयरलैंड की भी भाषा को हटा करके हर जगह इंग्लिश इम्पोज कर दी जाती है और सभी देश ऐसे मिलकर क्या बन जाता है, ब्रिटेन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब न्यू ब्रिटेन बना है, तो न्यू ब्रिटेन में नया फ्लैग लाया जाता है, ब्रिटिश फ्लैग, जिसका नाम होता है यूनियन जैक। नया नेशनल एंथम लाया जाता है, उसका नेम होता है गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा इम्पोज कर दिया जाता है। तो ऐसे हम क्या होता है कि ब्रिटेन भी यूनिफाइड हो जाता है। अब है आपका 2 टॉपिक और बचे, विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि नेशन को अब हम विजुअलाइज करने की बात इसमें करेंगे। यहाँ पे विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब ये है कि आप नेशन को किस नज़रिए से देखते हो। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो आपको आपके मन में पहले सबसे पहले क्या आएगा, भारत माता की जय, यानी कि आप इंडिया को भारत माता की नज़र से देखते हो। कहने का मतलब एक भारत माता, आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी जो भारत माता है वो एक फीमेल है, हमारी इंडिया क्या है, फीमेल के नाम से जानी जाती है। तो वही यहाँ पे भी बात की जा रहा है कि जो 18 और 19 सेंचुरी के करीब उस टाइम की बात है कि ये लोग अपने देश को किसी न किसी लेडीज़ के नाम से फेमस कर दिया करते थे कि अगर आप उस लेडीज़ की बात करेंगे तो सब समझ जाएगा कि फ्रेंच की बात हो रही है, ठीक है। तो फीमेल फिगर के नाम से अगर किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को हम एलिगोरी कहते हैं। अब आप एलिगोरी समझ गए होंगे, जैसे कि हमारे इंडिया के एलिगोरी क्या है, सॉरी एलिगोरी क्या है, भारत माता है। उसी तरह फ्रेंच की भी बनाई गई थी, जर्मनी की भी बनाई थी, अलग अलग देश की
नेशन को विजुलाइज करने के लिए एक मतलब फीमेल के फिगर को बनाया गया था। कहने का मतलब एक किसी फीमेल के फोटो को मान लीजिए आप पॉपुलर कर दिए और आप बता दिए कि जहाँ पे भी ये फोटो लगा रहेगा उसका मतलब कि हमारे नेशन को दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह मैं आपको भी बढ़िया से समझाती हूँ। देखिए, अगर लिबर्टी जस्टिस को अगर दिखाना है तो पहले क्या होता था कि अगर आपको लिबर्टी को शो करना है, ठीक है, पहले के टाइम की मैं बात बता रही हूँ, लिबर्टी को अगर आपको दिखाना है तो एक लेडीज रहेगी, ठीक है, फीमेल फिगर रहेगा, उसमें रेड कैप ली रहेगी, ब्रोकन चेन का मतलब आप 9th में ही पढ़े हो कि फ्री, यानी कि हम सब फ्री हैं। एक रेड कैप ली रहेगी, ब्रोकन चेन होगा, ठीक है। और जस्टिस को अगर शो करना होगा तो एक वुमेन होगी जो कि अंधी होगी, ठीक है, और अपने हाथ में क्या लेगी, पेयर ऑफ वेटिंग स्केल का मतलब तराजू, ठीक है। तो अगर एक अंधी औरत कहीं आपको दिख रही है फोटो में, स्टैचू में, अगर वो दोनों हाथ में तराजू लिए तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो जस्टिस की बात कर रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि जस्टिस को शो करने के लिए एक फीमेल बनाया गया जो कि अंधी है और अपने हाथ में तराजू ली है, और लिबर्टी को शो करना है तो एक औरत रहेगी जो कि रेड कैप पहनी रहेगी और ब्रोकन चैन ली रहेगी, ठीक है। तो आप इसी को एलिगोरी मानेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं कि जो फ्रेंच में क्या होता है कि लिबर्टी को अगर दिखाना है तो रेड कैप ली रहेगी और ट्राई कलर, यानी कि जो फ्रेंच का जो झंडा रहेगा उसे ली रहेगी, और उसके जो कैप पे कॉकेट बना रहेगा। कॉकेट कहने का मतलब फ्रेंच में कोई फ्लावर वगैरह, जैसे नहीं हमारे यहाँ टोपी में आगे कुछ स्टार वगैरह बना दिया जाता है, नाइक लिख दिया जाता है, ठीक है, ये सब चीजें टोपी के बाहर लिखी रहती है ना। उसी तरह क्या होता है कि अगर लिबर्टी को शो करना है तो एक लेडीज रहेगी, रेड कैप ली रहेगी, ट्राई कलर का झंडा ली रहेगी, और उसके मतलब कैप के आगे क्या एक कॉकेट बना होगा, ठीक है, एक टैटू टाइप का बना होगा। अच्छा, उस औरत का नाम क्या है, मैरियने है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपके फ्रेंच का फीमेल फिगर का नाम बताना हो तो आप मैरियने बताएंगे। कहने का मतलब जैसे कि हमारे यहाँ भारत माता है उसी तरह फ्रेंच में मैरियने थी। और अगर और जो मैरियने थी उनको इतना फेमस कर दिया गया कि वहाँ के सिक्कों पे, वहाँ के स्टैम्प पे हर जगह मैरियने का फोटो बना रहा, और जो भी मैरियने को देखता था सबको पता चल जाता था कि बस को यहाँ पे नेशन की बात हो रही है। अच्छा, जर्मन में देखते हैं कि जर्मन की जो एलिगोरी थी वो जर्मेनिया थी। कहने का मतलब जर्मेनिया की वो लेडीज का नाम रखा गया था, और जर्मेनिया क्या थी, उसकी क्राउन पे ओक लिप्स बनी हुई थी, और ओक लिप्स का मतलब हीरोइज्म होता है। कहने का मतलब साहस रखते हैं हम सबसे लड़ाई करने में और अपना नेशन को यूनाइट करने में। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे साहस की बात होती थी कि अगर जहाँ भी जर्मेनिया की फोटो आपको दिखी, पिक्चर दिखी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे बस को यहाँ पे नेशन की बात हुई थी। आप फोटो देख लीजिए, जर्मेनिया लेडीज की पिक्चर है, ठीक है। ये फोटो जहां भी दिखेगी आप तुरंत समझ जाना है आपको, वहां के लोग समझ जाते थे कि किसकी बात हो रही है, मतलब कि हीरोइज्म यानी कि स्ट्रेंथ दिखाने की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, अगर जहाँ पे ब्रोकन चेन दिखे आप समझ जाना कि फ्री होने का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। और ब्रिस्ट प्लेट विथ ईगल अगर आपको दिखे, मतलब ब्रिस्ट प्लेट लगाओ, जैसे जर्मेनिया की फोटो में आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगी ना ब्रिस्ट प्लेट विथ ईगल, इसका मतलब स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्राउन ऑफ ओक्लिप्स है, हीरोइज्म यानी इसका भी मतलब साहस होता है, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब लर्न करने वाली चीज़ है। अब देखते हैं कि नेशनलिज्म और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपकी आती है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। अगर हम अपने देश की बढ़ावे के बारे में बात करें, देश के बारे में सोचें तो नेशनलिज्म हो गया। अब आते हैं इंपीरियलिज्म, मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम राष्ट्रवाद अगर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, कहने का मतलब कि अगर हम अपने देश की भला के बारे में सोच रहे हैं तब तो ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि भाई हमारे देश में और कंट्री घुस जाए, हमारा देश थोड़ा और भव्य हो जाए, तो यहाँ पे इंपीरियलिज्म की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशनलिज्म तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम इंपीरियलिज्म की बात करें तब तो वो बेकार है, ठीक है। वैसे एग्जांपल देख लेते हैं बाल्कन का। बाल्कन एक छोटी सी कंट्री रहती है, उसमें थोड़े जियोग्राफिकल एंड इथेनिक वेरिएशन ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ज्यादा रहते हैं। पहले रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सोल्विना, सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो, ये सब सिटी क्या होती है उसके अंदर आती थी, और वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर रहता था, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहता था कौन, यानी कि बाल्कन को कब्जा कौन किया था, ऑटोमन एम्पायर। और जो भी बाल्कन के अंदर जितनी भी सिटी आती थी उसको स्लेव्स कहते थे, ठीक है, SLAVS, ठीक है, गुलाम वाला नहीं, SLAVS, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। और बाल्कन को कौन अंडर में लिया था, अपने ऑटोमन एम्पायर। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो अगल बगल के देश थे उन लोगों को लालच लगने लगी कि भाई बाल्कन तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा देश है, इसके अंदर इतनी सिटीज है, इतने कोयला है, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। तो जो जो अगल बगल के जो पड़ोसी थे वो थोड़ा लालच में आ गए, जैसे रशियन, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगेरी,
ये लोग क्या हो गए, लालच में आ गए और ये लोग सोचने लगे कि अपने पावर से हम बाल्कन को हरा करके बाल्कन देश को हम अपने में यूनाइट कर ले या फिर हमारा कंट्री थोड़ा भव्य हो जाए। लेकिन क्या बाल्कन इतना आसानी से दे थोड़ी ना देगा, आपसे क्या कोई धमका के मांगेगा कुछ, तो पहले तो आप लड़ाई करने की सोचोगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना दे दोगे। उसी तरह बाल्कन हार नहीं मानता और लड़ाई लेता है, ठीक है। यानी कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगेरी को अपना बाल्कन कंट्री नहीं देने देता है, नहीं खोता है, और इसी की वजह से ये लोग मांगते रहते हैं, ठीक है। बाल्कन वाला हमेशा देने के लिए मना करता रहता है। तो इन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है और लड़ाई का नाम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। वो भी कब, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। वो भी, अब आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन पता चल गया ना। बहुत लोग कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब आपको पता चल गया कि 4 साल ये लड़ाई चली थी, 1914 में स्टार्ट हुई थी। वो भी क्यों, क्योंकि बाल्कन रीजन को मांगने वाले आ गए थे दूसरे देश से, ठीक है। रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी क्या करते थे कि बाल्कन रीजन को अपने में लेना चाहते थे, यानी कि घेरना चाहते थे, सोचते थे कि हमारे देश में आ जाए, ठीक है। उसके बाद एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलता है। पूरा मिला जुला के आपको ये याद रखना है कि बाल्कन कभी भी रसियन वालों के हाथ में नहीं जाती है, और अपने देश को एक नेशन बनाने के लिए, कहने का मतलब कि वो छोटी छोटी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज थी ना, उसको एक नेशन बनाने के चक्कर में लड़ाई लड़ती रही। उस लड़ाई का नाम धीरे धीरे बड़ा होते होते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बन गया। ओके, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।